हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट किंगडम के बारे में, दैट इज किंगडम फंजाई। तो अभी तक हम किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर चुके हैं। किंगडम प्रोटिस्टा हमने लास्ट सेशन में बात की। तो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स थे। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे। लेकिन जो किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिजम्स है वो है मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। वो यूकैरियोट्स जो मल्टी सेल्युलर अरेंजमेंट रख के एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन इनके लिए फेवरेबल कंडीशन ये है कि ये मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एरिया में रहना पसंद करते हैं। जहां पे मॉइस्चर होगा, जहां पे ह्यूमिड एरिया होगा, वहां पे ये अप्रोप्रिएटली और सही तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो अगर आप बात करेंगे इनके स्पोर्स की, हवा में इनके स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जो सालों साल एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे ही इन्हें प्रॉपर कंडीशन मिलती है वैसे ही एक सुटेबल सबस्ट्रेट देके वहां पे जर्मिनेट कर जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज ये ऑर्गेनिजम्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज वो है इनके केस में रहने वाली सेल वॉल। तो सेल वॉल किंगडम फंजाई में प्रेजेंट रहती है, लेकिन इस सेल वॉल का नेचर जो है वो प्लांट से अलग है। हर तरह के फंजाई में आपको सेल वॉल दिखेगी, लेकिन वो सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जिसे फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। फंगल सेल्यूलोज इज अनदर नेम फॉर काइटिन। तो किंगडम फंजाई मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स हैं जिनकी बॉडी में, जिनके सेल में प्रेजेंट रहती है सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, जिसको फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। और ये मॉइस्ट और ह्यूमिड एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं। इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है ये, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्ट एरिया होना चाहिए, तो वहीं पे ये ग्रो करेंगे। एडिशनली इनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो ये फॉलो करते हैं। सबसे पहले उसी के बारे में बात करूंगी, दैट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोबिक मोड जो है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगा। यानी कि लेट्स सपोज ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर पे फंगस ग्रो करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंगस अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करके आसपास के ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करता है बॉडी के बाहर ही, और बाहर जब डाइजेशन हो जाती है वो ऑर्गेनिक मैटर सिंप्लीफाई हो जाता है, तो बॉडी से ही ये ऑर्गेनिज्म उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन बाहर की तरफ होती है, और इस तरीके के मोड को सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। सो मैं मेंशन कर देती हूं, डाइजेशन अकर्स आउटसाइड बॉडी। और इसके अपोजिट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने प्रोटोजोआ के केस में देखा था, है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी उसी के बारे में। सो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ और मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है इन केस ऑफ किंगडम फंजाई। नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑर्गेनिजम्स बॉडी, होस्ट की बॉडी में रहते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, ग्रो करते हैं, और अल्टीमेटली उसी की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि ये अपना न्यूट्रिएंट होस्ट की बॉडी से अच्छे से डिराइव कर लेंगे। सो इनके केस में आप एग्जांपल देख पाओगे, जैसे कि पक्सीनिया। पक्सीनिया, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। उसके बाद एल्ब्यूगो, जो कि पैरासिटिक फंजाई है ऑन मस्टर्ड, ये वीट स्मट कॉज करते हैं पक्सीनिया। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट की बॉडी पे, और भी बहुत सारे फंजाई हैं जो अलग अलग होस्ट की बॉडी पे ग्रो करके उनसे न्यूट्रिशन एक्वायर करके उन्हें डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज कॉजिंग फंजाई है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट
वो है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी कि इस केस में फंजाई दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। यानी कि खुद तो न्यूट्रिशन एक्वायर करेंगे फंजाई, बदले में उनको कोई ना कोई बेनिफिट देंगे। और इस केस में आप एग्जांपल्स देख पाओगे लाइकेंस जिसमें फंजाई रहते हैं इन एसोसिएशन विद एल्गी। फंजाई जो है वो क्या करते हैं, एल्गी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर लेती है, तो फंजाई उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और बदले में ये एल्गी को प्रोटेक्शन भी देते हैं। और क्योंकि फंजाई जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं, तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में यानी कि रॉ मटेरियल वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी एल्गी की हेल्प करते हैं। ठीक है, सो एक हो गया लाइकेंस। और सेकेंड आप एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखोगे जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज माइकोराइजा, जिसमें फंजाई रहता है हायर प्लांट की रूट्स में रह के प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यानी कि हायर प्लांट्स के साथ यहाँ पे एसोसिएशन रहेगा फंजाई का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि किंगडम फंजाई फॉलो कर रहे हैं। और इस किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनका स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट आ गया, राइट। सो अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड है। और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को यानी कि ब्रांच लाइक अरेंजमेंट जो है, जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हाइफे कहा जाता है। और ये हाइफे सिंगल अरेंजमेंट में नहीं होते, बल्कि नेटवर्क बनाते हैं लाइक दिस। ये एक ब्रांच आ गई, उसमें से नई ब्रांच बन रही है, एक और ब्रांच आ गई, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये ब्रांच आ गई, एक ये ब्रांच आ गई, ऐसे करके मल्टीपल तरीके से ये नेटवर्क फॉर्म करते हैं पूरा ब्रांचेस का। इस तरीके से ब्रांच अरेंजमेंट होता है, जिसमें से एक ब्रांच को हाइफे कहा जाता है। दिस इज हाइफे। और ये हाइफे देखो पूरा नेटवर्क बना रहे है ना, ब्रांच नेटवर्क है। एंड दिस ब्रांच नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज mycelium. The network formed by hyphae is called as mycelium. और आप खुद देख रहे हो कि माइसीलियम कितना ज्यादा स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से फंजाई इस केस में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्लांट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, सो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। अगर कोई भी जैसे हम ब्रेड मोल्ड की बात करें या कोई भी फ्रूट बाहर पड़ा, उसमें फंगस लग गया, तो फंगस जो है हम क्या करते हैं, वो पार्ट निकाल के अच्छा ऊपर से फंगस है, दूसरा हिस्सा उसका खा लेंगे साफ साफ। बट ऐसा नहीं होता। फंगस जहां पे दिख रही है उसमें अंदर जो है उसने अपना माइसीलियल स्प्रेड बहुत ही ज्यादा फैला लिया होगा, उसके माइसीलियम जो है पूरा अंदर स्प्रेड हो चुका होता है, तो वो वाला पार्ट भी टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। साथ में अगेन कंडीशन चाहिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, ठीक है, और टेम्परेचर भी इवन होना चाहिए। अब हमारे पास हाइफे भी दो तरह के होते हैं, जिसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन भी है बेटा आगे। वो दो तरह के हाइफे हैं, सिनोसिटिक हाइफे एंड एसिनोसिटिक हाइफे। अब सिनोसिटिक हाइफे वो होता है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो सेपरेटेड नहीं होते और ऐसा लगता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड अरेंजमेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक हाइफे लिया है जिसमें सेपरेशंस नहीं है, और यहाँ पे देखो बिना सेपरेशंस के न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है ना। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एसेप्टेट अरेंजमेंट। और यहां पे आपको ऐसे दिखेगा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड अरेंजमेंट आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपस में बीच में कोई सेपरेशंस नहीं है। तो आप ना किंगडम फंजाई में अभी स्टडी करोगे कि 4 ग्रुप्स होते हैं, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसमें से
फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर बाकी सारे एसिनोसिटिक है, यानी कि फाइकोमाइसिटीज जो होगा उसमें जितने भी फंजाई हैं वो सारे सिनोसिटिक है, यानी कि एसेप्टेट है ना। बाकी ऑर्गेनिजम्स यानी कि बाकी 3 ग्रुप्स जो हैं, यानी कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनके केस में जितने भी फंजाई हैं वो सारे सेप्टेट होंगे, यानी कि हाइफे में न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशंस होंगी। तो उनका हाइफे कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से सेपरेशन है, बट कंप्लीट सेप्टा नहीं होगा, पोरस होगा। इस तरीके से पोरस सेप्टास होते हैं, चैनल सा बनेगा एक बीच में, ठीक है। और ये आ गया न्यूक्लियस। तो ऐसा सेप्टेट अरेंजमेंट रहेगा बाकी 3 कैटेगरीज में, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज के केस में। तो सेप्टेट अरेंजमेंट है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किंगडम फंजाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट इन केस ऑफ फंगस। नाउ रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। सो रिप्रोडक्शन में तीनों मोड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसेक्सुअल मोड और वेजिटेटिव मोड को बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस किया जाता है किंगडम फंजाई के केस में। तो सबसे पहला मोड है वेजिटेटिव मोड। सो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप 3 तरह के मोड्स देख पाओगे, 3 तरह के फॉर्म्स देख पाओगे रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि सबसे पहले है फिजन। फिजन यानी कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू डॉटर सेल, ठीक है। यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है इनटू डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी के केस में कुछ फ्रेगमेंट्स बनेंगे, यानी कि बॉडी कुछ फ्रेगमेंट्स में टूटेगी और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ये अगर पूरा हाइफे स्ट्रक्चर है, लेट्स से दिस इज द हाइफल पार्ट, मैं यहां पे सेप्टेट हाइफे बना रही हूं। तो सेप्टेट हाइफे टूट गया कुछ ब्रांचेस में, छोटी छोटी ब्रांचेस बन गई, यानी कि फ्रेगमेंट्स जिसे आप कह रहे हो, तो फ्रेगमेंट्स बन गए और अल्टीमेटली हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा, यानी कि पूरा नया हाइफे बना लेगा जो फंगस का स्ट्रक्चर बनाता इस तरीके से। सो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन पार्ट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर बड बनना शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके बड का हिस्सा बनाने लग जाएगा। इस तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, ठीक है। बड बनेगा और अल्टीमेटली एक बड बन के सेपरेट नहीं होता, पूरी चेन बन जाती है। इस तरीके से नए बड्स बन जाते हैं और चेन बनती रहती है और हर एक बड सेपरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से बडिंग भी आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पर इसके अलावा एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देख पाओगे फॉर्मेशन होगी एसेक्सुअल स्पोर्स की। सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। अब ये बनते कैसे हैं? सो एसेक्सुअल स्पोर्स के केस में क्या होता है, हाइफे जो होता है, यानी कि ये अगर हाइफे है, हाइफे पार्ट है, हाइफे जो है इट्स अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। अब दिस हाइफे अंडरगोज माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद ये बना लेंगे
हैप्लॉइड स्पोर्स। इस तरीके से हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे तो होगी क्या, माइटोसिस। और स्पोर्स बना लेंगे, और स्पोर्स उन स्ट्रक्चर्स को कहा जा रहा है जिनके पास थिक रेजिस्टेंट वॉल है, जो किसी भी हार्श एनवायरनमेंट को बेयर कर सकते हैं, बट फेवरेबल कंडीशन आते ही ये वॉल को तोड़कर जर्मिनेट कर जाएंगे। सो दीज आर स्पोर्स, जिन्हें आप एसेक्सुअल स्पोर्स कह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और ये स्पोर्स अब क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन आते ही जर्मिनेट करेंगे और हाइफे स्ट्रक्चर बना लेंगे दोबारा से, यानी कि यहाँ पे जर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, और इस तरीके से फॉर्म होते हैं हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसमें इंक्लूडेड है ज़ूस्पोर्स, जिनमें इंक्लूडेड है कोनिडियास, और इंक्लूडेड है स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो फॉर्म होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से। बट कुछ स्पोर्स जो हैं वो सेक्सुअल मोड की हेल्प से फॉर्म होते हैं, जिन्हें कंसीडर किया जाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। तो इसमें फॉर्मेशन होती है सेक्सुअल स्पोर्स की, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर्स में क्या होगा, दिस इज द हाइफे स्ट्रक्चर, हाइफे है। अब ये अलग अलग हाइफे से अलग अलग गैमीट्स बन सकते हैं, ठीक है, या सिंगल हाइफे से अलग अलग गैमीट्स बन सकते हैं। सो गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हाइफे जो है वो हैप्लॉइड है, तो गैमीट्स भी हैप्लॉइड रहेंगे। अब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, ये फ्यूजन शो करते हैं, फ्यूज करके बनाना चाहेंगे ये जाइगोट। जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है गैमेटिक फ्यूजन के बाद क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में आप क्या देख पाओगे, एक छोटी सी स्टेज आती है जिसमें न्यूक्लियस दोनों गैमीट्स के आपस में फ्यूज नहीं करते, बट शॉर्ट टाइम के लिए साइटोप्लाज्म में फ्रीली अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोनिक स्टेज एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डाइकैरियन। सो दिस इज डाइकैरियोनिक स्टेज। इसको 2n स्टेज नहीं कहेंगे, जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है, 2n कहेंगे उसे, बट ये स्टेज कही जाएगी n+n स्टेज, यानी कि दो न्यूक्लियस है, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, बट फ्यूज नहीं हुए, सेपरेटेड है। और ऐसी डाइकैरियोनिक स्टेज आपको देखने को मिलेगी अगेन दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। आगे भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ आपके ईज के लिए। सो डाइकैरियन फॉर्म होता है इन एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। इन दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में डाइकैरियन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये डाइकैरियन क्या करेगा, डाइकैरियन फ्यूज करेगा और अल्टीमेटली बना लेगा नया स्ट्रक्चर जो डिप्लॉइड होगा, यानी कि 2n स्टेट में होगा। डाइकैरियन n+n स्टेट में है, ये 2n स्टेट में रहेगा, जिसे कहा जाएगा जाइगोट। अब ये बना जाइगोट, डिप्लॉइड है, ठीक है। अब इस जाइगोट से अल्टीमेटली क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि अब क्रोमोसोम काउंट जो है वो हाफ होने वाला है, और हाफ होने के बाद बनेगा नया स्ट्रक्चर जिसे स्पोर्स कहा जाता है। अब ये बनेंगे स्पोर्स, और ये कौन से स्पोर्स है, ये वो स्पोर्स है जिन्हें आप सेक्सुअल स्पोर्स कह रहे हो। ये भी थिक रेजिस्टेंट वॉल से कवर्ड रहते हैं, ताकि इनको हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन खराब ना कर सके, और फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जर्मिनेट कर जाए। तो दीज आर स्पोर्स, बट यहाँ पे नाम अलग है, इन्हें सेक्सुअल स्पोर्स कहा जाता है। और अल्टीमेटली ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन आते ही जर्मिनेट करेंगे और हाइफे बना लेंगे, ठीक है।
और इन सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, तो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, और एग्जाम्पल आप इनके केस में देख पाओगे जैसे कि ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ये कुछ स्पोर्स है जो सेक्सुअल मोड के थ्रू फॉर्म होते हैं। सो ये सेक्सुअल स्पोर्स में कौन से थे? ज़ूस्पोर थे, कोनिडिया थे, स्पोरेंजियोस्पोर्स थे, और सेक्सुअल स्पोर्स में आ रहे हैं ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स जो एस्कोमाइसिटीज में फॉर्म होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स जो बेसिडियोमाइसिटीज की प्रॉपर्टी है। सो इस तरीके से ये अपना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूरा करते हैं, जो हमने यहां पे देखा। ठीक है, सो वेजिटेटिव मोड भी होगा, एसेक्सुअल मोड भी होगा और सेक्सुअल मोड भी होगा। लेकिन एक और चीज है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ग्रुप में एब्सेंट रहता है, वो कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा। वो एसेक्सुअल मोड से और वेजिटेटिव मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, बट सेक्सुअल मोड और या सेक्सुअल स्पोर्स यूज नहीं करते। और वो ऑर्गेनिजम्स हैं, सो सेक्सुअल मोड यानी कि सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये आपका लास्ट ग्रुप रहेगा जो हम स्टडी करेंगे। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है, वो फॉलो नहीं करते सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से उनको एक नाम भी दिया जाएगा, दैट इज फंजाई इम्परफेक्टा। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे हम पर्टिकुलर ग्रुप स्टडी करेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। सब कंटिन्यू करते हैं उन 4 ग्रुप्स के साथ। सो किंगडम फंजाई में 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने बात की थी, हमारे पास है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज सेकंड कहा था हमने एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज, एंड लास्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 ग्रुप्स हमें अलग अलग से स्टडी करने हैं, इनके फीचर्स के बारे में हमें जानना है, जिसमें से सबसे पहला रहेगा फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज वो फंजाई थे जिनमें सिनोसिटिक अरेंजमेंट था, जिनमें सेप्टार नहीं था, है ना। सो फाइकोमाइसिटीज भी बिल्कुल मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, और ये है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसमें कुछ फॉर्म्स आपको ऐसी मिलेंगी जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी में ही रहते हैं, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे मैंने कहा ये फाइकोमाइसिटीज जो है इनमें सिनोसिटिक अरेंजमेंट है, यानी कि एसेप्टेट अरेंजमेंट जो हमने इनिशियली बात की थी इनके स्ट्रक्चर में। और ये फाइकोमाइसिटीज में सबसे इंपॉर्टेंटली हमें बात करनी है इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से रहेंगे? सो इनके केस में जो एसेक्सुअल स्पोर्स रहते हैं वो रहते हैं ज़ूस्पोर्स जो मोटाइल स्पोर्स है, और उसके अलावा नॉन मोटाइल स्पोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज एप्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल हैं, और ये फॉर्म होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ये है स्पोरेंजियोस्पोर, यानी कि ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या होंगे? स्पोरेंजियोस्पोर। यहां पे जो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। और इस तरीके से अगर स्पोर्स सैक के अंदर बन रहे हैं तो उन्हें एंडोजीनस स्पोर्स कहा जाता है।
यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कोई सैक है और उस सैक के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो एंडोजीनस स्पोर्स कहे जाएंगे। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में आपको जू स्पोर्स मिलेंगे यानी कि मोटाइल स्पोर्स मिलेंगे, और ए प्लानो यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर्स भी मिलेंगे जो स्पोरेंजियम यानी कि सैक लाइक के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं। उसके अलावा इनके केस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास रहते हैं जाइगोस्पोर्स, ये भी एंडोजिनस स्पोर्स होते हैं और ये फॉर्म होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। लेकिन वो फ्यूजन गैमीट्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो फ्यूजन ऑफ आइसोगैमस, आइसोगैमस टर्म एनसीईआरटी ने यूज की है जो बताता है सिमिलर गैमीट्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कुछ ऐसे गैमीट्स होंगे जो सिमिलर नहीं होंगे, उनके फ्यूजन की वजह से जाइगोस्पोर्स बन रहे हैं, यानी कि नॉन सिमिलर गैमीट्स के फ्यूजन से भी जाइगोस्पोर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल स्पोर्स में कौन कौन से है फाइकोमाइसीटीज में? जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है जाइगोस्पोर की हेल्प से, जो या तो सिमिलर गैमीट की हेल्प फ्यूजन से बनते हैं या तो नॉन सिमिलर गैमीट की फ्यूजन से बनते हैं। तो हमारे पास अलग अलग तरह के गैमीट का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से एमेबॉइड अरेंजमेंट मिलेगा या फ्लैजिलेटेड अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरह के गैमीट्स हो सकते हैं, सेम तरह के गैमीट्स होते हैं जो फ्यूजन करके अल्टीमेटली स्पोर बना देते हैं। फाइनली अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लूंगी एल्ब्यूगो की, जो कि एक पैरासिटिक फंजाई है, जो कि एक पैरासाइट है मस्टर्ड के ऊपर। इट्स अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। उसके बाद राइजोपस, राइजोपस जो है इसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। म्यूकर, सो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जो फाइकोमाइसीटीज से जुड़ी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइकोमाइसीटीज, जिसमें हमने कहा कि फाइकोमाइसीटीज हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ आपको दिखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और इनके केस में जो हाइफे रहता है, जो हमने इनिशियली बात की, वो सिनोसिटिक है यानी कि एसेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो जूस्पोर्स है और एप्लानोस्पोर्स है। बाकी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर की हेल्प से होगा। और अल्टीमेटली एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब सेकंड बात करेंगे हम एस्कोमाइसीटीज की। नाउ द सैक फंजाई एस्कोमाइसीटीज। सो एस्कोमाइसीटीज का दूसरा नाम है सैक फंजाई, ने सैक फंजाई भी कहा जाता है। और ये भी बिल्कुल अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, दैट इज सेपरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी मिलेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगा। डिकम्पोजर्स हैं ये बहुत अच्छे। और अल्टीमेटली कैप्रोफाइलस भी है, यानी कि डंग पे भी, काउ डंग पे या अदर फीकल मैटर पे भी ये फीड करते हैं और उस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रोमिनेंटली दिखेगा, बट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास है कोनिडियोस्पोर्स यानी कि कोनिडियास। ठीक है, बट जो स्पोर्स है वो फ्रूटिंग बॉडी, जैसे कि ये अगर हाइफे है तो हाइफे के ऊपर स्पोर्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे, यानी कि सैक के अंदर फॉर्मेशन नहीं होगी, सैक के बाहर फॉर्मेशन होगी। यानी कि ये है कोनिडियोफोर और कोनिडियोफोर के बाहर ये फॉर्म होंगे एक्सोजीनस स्पोर, जिन्हें आप कोनिडिया कह रहे हो। ठीक है, तो अभी आपने उसके बारे में पढ़ा, स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में पढ़ा, जो हमने जू स्पोर्स पढ़े, एप्लानोस्पोर्स पढ़े। तो वो स्पोर्स सैक के अंदर फॉर्म हो रहे थे, वो एंडोजीनस स्पोर थे। लेकिन कोनिडियास जो है वो एक्सोजीनस स्पोर होते हैं और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, सैक के अंदर डेवलप नहीं कर रहे। ठीक है, बट इनके केस में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उन्हें एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। अब ये एस्कोस्पोर्स, जैसे मैंने कहा, इनकी फॉर्मेशन के दौरान डाइकैरियोनिक स्टेज आएगी, है ना।
सो ये एस्कोस्पोर्स जो है वो फॉर्म होते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये है फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी रहेगी, ये हाइफे स्ट्रक्चर है। अगेन हाइफे जो है वो सेप्टेट है बेटा, ठीक है, सेप्टेट है और एसिनोसिटिक है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर्स कोनिडियोस्पोर्स से अलग है, यानी कि कोनिडिया से अलग है, वो अंदर फॉर्म होते हैं, यानी कि ये एंडोजीनस स्पोर आ गए। ये देखिए ये सैक के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, है ना। सो एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनस स्पोर। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है जिसके अंदर ये एस्कोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, इसे एस्कस कहा जाता है, प्लूरल एस्काई। और ये है एस्कोकार्प यानी कि फ्रूटिंग बॉडी जिसमें प्रेजेंट है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एस्कस, ठीक है। सो सेक्सुअल स्पोर्स है एस्कोस्पोर्स। सो क्या क्या है प्रॉपर्टीज इसकी, ये सैक फंजाई है, सेप्रोबिक है, सिम्बायोटिक है, डीकम्पोजर्स है और डंग पे फीड करते हैं यानी कि कैप्रोफाइलस भी हैं। इनके केस में सेप्टेटरी हाइफे रहता है यानी कि एसिनोसिटिक हाइफे रहता है। और इनके केस में सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एस्कोस्पोर्स है जिनकी फॉर्मेशन के दौरान डाइकैरियोनिक स्टेज आती है जो हमने इनिशियली बात की। सो डाइकैरियोनिक स्टेज प्रेजेंट रहेगी। तो डाइकैरियोनिक स्टेज के अलावा इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है यानी कि कोनिडिया यानी कोनिडियोस्पोर्स भी फॉर्म होते हैं जो कि एक्सोजीनस स्पोर है। और इसमें देख पाओगे आप कुछ एग्जांपल्स, और वो एग्जांपल्स इस तरीके से है यानी कि सैक फंजाई में आप देख पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में आपने नाम सुना होगा, है ना। उसके बाद न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसे यूज किया जाता है बायोकेमिकल रिसर्च के लिए। तो बायोकेमिकल फील्ड में इसे यूज किया जाता है फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस जिसे बेकर्स यीस्ट कहा जाता है, ब्रूअर्स यीस्ट कहा जाता है। अल्कोहल की फॉर्मेशन में इसी यीस्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। सो सैकेरोमाइसिस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। अगेन सेम नेचर रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट ही इनको ग्रो करने के लिए चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज इनको पफ बॉल्स या मशरूम्स भी कहा जा सकता है। दे आर नोन एज पफ बॉल्स और मशरूम्स। और इस केस में आपको बहुत सारे पैरासाइट्स मिलेंगे जैसे कि स्मट्स, रस्ट्स, स्मट कॉजिंग, रस्ट कॉजिंग फंजाई आपको इस कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। और इनके केस में आप एक चीज देखोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो है, क्योंकि इस केस में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से अलग पढ़ रहे हैं, तो फ्रेगमेंटेशन आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी इनके केस में। बट एसेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन बेसिडियोमाइसिटीज के केस में नहीं होती। सो एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं फॉर्म होंगे, ठीक है। बट हाँ सेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन होती है। उसके केस में भी आपने डाइकैरियोनिक स्टेज देखी थी, है ना। डाइकैरियोनिक स्टेज हमने बात की थी किसमें होती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। सो सेक्सुअल स्पोर्स इसके केस में कहे जाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। बिल्कुल स्पोर्स के नाम पे इनका ग्रुप का नेम भी है। सो बेसिडियोस्पोर्स है, लेकिन बेसिडियोस्पोर्स कुछ इस तरीके से है। ये आ गया आपके पास फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फॉर्म होते हैं एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स सैक के अंदर फॉर्म नहीं होंगे बल्कि बाहर फॉर्म होंगे इस तरीके से, ठीक है। सो ये है बेसिडियोस्पोर्स। और ये जो फ्रूटिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बेसिडियम। और ये फ्रूटिंग बॉडी, कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडी, इसको बेसिडियोकार्प कहा जाता है।
सो बेसिडियम काम में बेसिडियम है जिसके ऊपर फॉर्म हो रहे हैं एक्सोजीनस स्पोर यानी कि बेसिडियोस्पोर। ठीक है, सो ये है कुछ प्रॉपर्टीज। बेसिडियोमाइसीटीज को पफ बॉल्स और मशरूम कहा जाता है। स्मट और रस्ट मेजरली देखने को मिलती है बेसिडियोमाइसीटी कैटेगरी में। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो है, प्रोमिनेंटली फ्रेगमेंटेशन होगा बट एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। सेक्सुअल स्पोर्स में बेसिडियोस्पोर्स है और इनके केस में हाइफे जो रहेगा वो सेप्टेट रहेगा यानी कि एसिनोसिटिक रहेगा, है ना। अब एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल की थी पैरासाइटिक केस में, दैट इज पक्सीनिया, वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो वीट रस्ट कॉज करता है। उसके बाद इसमें हमारे पास अगैरिकस यानी कि मशरूम इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। और उसके बाद यूस्टिलैगो यानी कि स्मट कॉजिंग फंजाई, वो भी बेसिडियोमाइसीटीज कैटेगरी से बिलोंग करता है। नाउ द लास्ट ग्रुप दैट इज ड्यूटेरोमाइसीटीज। So deuteromycetes are also called as fungi imperfecti. इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके केस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन केस ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज। यस, वेजिटेटिव मोड रहेगा, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा, बट ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। फाइन। सो ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है वो भी हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट में रहेंगे। अगेन फंजाई जो है उनके लिए सुटेबल एनवायरमेंट वही होता है और इनके केस में जो माइसीलियम जो इनका हाइफे रहता है वो रहेगा सेप्टेट एंड एसिनोसिटिक। फाइनली इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, वो है ट्राइकोडर्मा, नेक्स्ट ऑल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइका, ये है फंजाई इम्परफेक्ट है क्योंकि इनके केस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम फंजाई। अब नेक्स्ट जो है वो किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया है जो हम इंडिविजुअल उनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ डील करेंगे। बट हमें बात करनी है उन कैटेगरीज के बारे में भी जो कि आरएचबी टेकर ने इंक्लूड नहीं किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उनको कहीं पे भी जगह नहीं दी है किसी भी किंगडम में, जैसे कि वायरस, वायराइड्स, प्रायंस, लाइकेंस, इनको कहीं पे भी आरएचबी टेकर ने इंक्लूड नहीं किया है किसी भी किंगडम में और उन्हें भी हमें सेपरेटली डील करना है। तो इस चैप्टर के एंड में यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे उन्हीं वायरस, उन्हीं वायराइड्स की, उन्हीं लाइकेंस की जो क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है।